का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नौकरशाही पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नौकरशाह जनता और जनप्रतिनिधि सबकी सुनते हैं और सुनेंगे, और शिकायतों को नजरअंदाज करने वालों के खिलाफ संविधान के दायरे में रहते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव को लेकर विशेष अधिकार हनन के नोटिस को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में आता है और हमें विश्वास है जो भी उचित कदम होगा वे अवश्य उठाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा सरकार में सभी नौकरशाहों को जनता और जनप्रतिनिधि दोनों की शिकायतों को सुनना पड़ेगा और उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। इससे पहले भी सीएम धामी ने कई मौकों पर गलती करने वालों को समझाया भी और जरूरत पड़ने पर दंड भी दिया। महेंद्र भट्ट ने पार्टी सदस्यता अभियान को फर्जी करार देने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मेहरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी को उनके नेता प्रभारी नहीं मानते, जिसके प्रदेश अध्यक्ष को उनके ही कार्यकर्ता अध्यक्ष नहीं मानते, जहां पर प्रदेश में उनके संगठन का अता पता नहीं हो, उससे फर्जी और क्या हो सकता है। 30% तक जो है फर्जी वाला जो है दिखाई देता था। अब ऑनलाइन करेंगे तो व्यवस्था बेहतर होगी। करण मेहरा ने कहा पार्टी पूरी फर्जी है। देखिए, करण मेहरा के बयान मुझे क्यों इतना कहना है, उनके दल के लोग न प्रभारी को मानते हैं न दल के लोग अध्यक्ष को मानते हैं, इसलिए फर्जीवाड़े पे उनके बयान उनके दल के अंदर दिखाई देता है। जहां तक आदित्य का विषय है तो मुझे लगता है आदित्य जी ने उस दृष्टिकोण से नहीं कहा। उनका आशय ये था कि बस समय पर प्रिंट नहीं होती थी, सूची समय पर जाती नहीं थी, इसलिए कई बार संशय बना रहता था। और शब्द को उस रूप में न लिया जाए। जब हम वर्चुअल किसी सदस्यता ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसमें प्रमाणिकता ज्यादा होती है। लेकिन कोठारी जी ने तो ये कहा कि जो नीचे से सूची आती थी उसमें जो इतना फर्जी वाला दिखाई देता है। नहीं, फर्जीवाड़ा सूची में हो ही नहीं सकता है। कारण क्या कि जब उनका आशय भी, देखो आप प्रमाणिकता क्या होता है, आज के तकनीकी युग में प्रमाणिकता का महत्व स्थान होता है। इस आधार पर उन्होंने कहा कि आज जो संस्था हो रही है उस आधार पर। वहीं उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी बद्रीनाथ धाम पहुंचे और बद्रीनाथ धाम की यात्रा तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही मास्टर प्लान का कार्यों का निरीक्षण भी किया। और बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का कार्य चल रहा है और दूसरे चरण में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी चल रही है। साथ ही पहले चरण के निर्माण कार्य भी यहां चल रहे हैं। तो बद्रीनाथ में निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी वहां पर पहुंची और बता दें आपको कि बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही मास्टर प्लान का कार्य कहां तक पहुंचा है और किस तरह से कहां पर कार्य हो रहा है इसको भी देखा। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में ध्वस्तीकरण का काम भी चल रहा है और इससे पहले के चरण के निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के फरार होने और समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में पुलिस विशेष निगरानी बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। बता दें कि राज्य में खुफिया एजेंसी और एसटीएफ को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य की खुफिया एजेंसी सहित अन्य पुलिसकर्मी इस मसले पर निगरानी बनाए हुए हैं। पुलिस इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। इस मामले में उत्तराखंड इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि पहले भी उत्तराखंड अक्सर अपराधियों की शरण स्थली रहा है। कई बार हरियाणा और पंजाब के बदमाश उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में छिपे मिले। उनकी गिरफ्तारियां भी हुई। उधम सिंह नगर के अलावा हरिद्वार और देहरादून में हर पहलू पर सतर्कता बरती जा रही है। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी माफियाओं और तमाम घोटालों के आरोपियों की संपत्ति पर प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के बहुचर्चित यूकेएस एसएससी परीक्षा घोटाले के मुख्य आरोपी हाकम सिंह की हरिद्वार में स्थित लाखों की जमीन कुर्क की गई है। इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ देहरादून ने की थी, जिसके बाद एसटीएफ ने यूकेएस एसएससी परीक्षा का मुख्य आरोपी हाकम सिंह एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। एसटीएफ की पूरी कार्रवाई के बाद डीएम हरिद्वार ने हाकम सिंह की
हरिद्वार के ज्वालापुर में स्थित 155 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन को कुर्क करने के आदेश देते हुए हरिद्वार की तहसीलदार रेखा आर्य को संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया था, जिसके बाद मौके पर पहुंची तहसीलदार रेखा आर्य ने हाकम सिंह की संपत्ति को कुर्क कर लिया। ये जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के द्वारा 16 मार्च 2023 को आदेश दिया गया था। अंतर्गत धारा 14 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निर्वाहन अधिनियम 1986 के अंतर्गत इसमें हाकम सिंह जी की प्रॉपर्टी जो यहाँ पर ज्वालापुर के अंतर्गत है, खसरा नंबर 805, उसको कुर्क करके रिसीवर नियुक्त किया गया है तहसीलदार हरिद्वार को। उसी में हमने ये कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई कितनी प्रॉपर्टी यहाँ पर किस क्षेत्र में ये प्रॉपर्टी है? ये ज्वालापुर में है, बाहर दूध के अंतर्गत ये खसरा नंबर 805 में है, जिसमें वर्णित संपत्ति 2 बेनामों के आधार पर है, 78.16 वर्ग मीटर और 78.16 वर्ग मीटर। उस पे हमने यहाँ पर इनकी जो अनकंस्ट्रक्ट एरिया बना हुआ है जितना भी, उसमें ये कुर्क कर ली गई है। क्या नाम है मैडम इनका, जिनकी ये संपत्ति है, जिनके नाम रजिस्ट्री है इसकी? ये रजिस्ट्री है जी हाकम सिंह जी के नाम। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। बता दें आपको, कार्यशाला में कई वैज्ञानिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी पर्वतीय राज्य हैं, जहां पर भी आपदाएं रहती है और पहले मौसम की परिस्थितियों को देखकर आपदा आती थी, लेकिन अब आपदा का स्वरूप बदला हुआ नजर आ रहा है। आपदा कभी भी आ सकती है। सीएम ने कहा है कि इस तरह का कार्यशाला का उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों को फायदा होगा। हल्द्वानी की कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें आपको कि पुलिस ने कुमाऊं मंडल में अब तक की सबसे भारी मात्रा में स्मैक बरामद किया है। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 522 ग्राम स्मैक के साथ एक बड़े तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया तस्कर वीरेंद्र पाल उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का रहने वाला है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़ी गई स्मैक की कीमत 50 लाख से अधिक बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही बाइक को भी बरामद किया है। अब पुलिस इस बड़े तस्कर के लोकल नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। देहरादून में बड़ी संख्या में अवैध रूप से करीब 500 डेयरी चल रही है। ज्यादातर डेयरी आवासीय इलाके में है, बाकी नगर निगम के अंदर केवल 93 डेयरी ही रजिस्टर्ड है। इस मुद्दे पर बोलते हुए डीएम ने कहा है कि यह मामला पहले भी संज्ञान में आया था। इसको लेकर नगर निगम द्वारा डाटा तैयार किया गया और नगर निगम के पास पूरा डाटा तैयार है, क्योंकि अब आबादी बढ़ रही है और जरूरत भी ज्यादा है और उनके द्वारा बाकायदा स्थान को चिन्हित कर इस पर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के द्वारा जो डेटा दिया गया है, उसी के क्रम में मेरे द्वारा भी एक बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि कुछ रजिस्टर्ड हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड हैं, लेकिन नगर निगम के पास एक डेटा है, जिसके क्रम में हमने कहा था कि जो हाइजीन है, कॉमन हाइजीन है, वो मेंटेन की जाए। पर क्योंकि शहर बढ़ रहा है और अब सारी डेयरियां शहर के अंदर आ गई हैं, तो एक ऑल्टरनेटिव जगह भी ढूंढ ली जाए इनके लिए। एक नहीं तो कम से कम 2 चंक्स में या 3 चंक्स में ढूंढ ली जाए, जिसपे नगर आयुक्त कार्य करना शुरू कर रहे हैं। और क्योंकि कॉमन कंसेंसस बैठ गया है, तो आगे कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर जिले के दुगनाकुरी तहसील के अंतर्गत आने वाली न्याय पंचायत दियाली के 8 ग्राम प्रधानों ने रीमा क्षेत्र में मनमाने तरीके से हो रहे खड़िया खनन का विरोध किया है। विरोध प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खड़िया खनन की वजह से घरों को खतरा पैदा हो गया है। अवैध खनन माफियाओं ने नदी, नालों, गौचर, पनघट की सार्वजनिक भूमि को नष्ट कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध खनन का विरोध करने पर खनन माफिया मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं। ग्रामीणों ने अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए खड़िया खनन से उजड़ चुके गांव बचाने के लिए खनिज न्यास की धनराशि को ग्राम प्रधानों के माध्यम से खर्च करने और घरों को बचाने की अपील की। पर जिलाधिकारी चंद्र सिंह इमियाल ने ग्राम प्रधानों को समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। ग्राम प्रधानी में जो हमारे गांव में एक तो खनन कार्य हो रहा है, ऊपर से जो है हम लोगों को डराया धमकाया जाता है, फिर जो है फर्जी मुकदमे किए जाते हैं। अब एक चीज बताइए, हम ग्राम प्रधान होने के नाते क्या अपनी गांव की समस्याओं को रखना क्या अपराध है? क्या हम गरीब जनताओं की जो समस्याओं को लेकर के हम खनन पट्टा धारकों के पास जाते हैं, डीएम कार्यालय में आते हैं, तो यहाँ से भी हम लोगों को जो है सही रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से भी, इस तरीके से जो पट्टा धारक वहाँ पे अनियमितताएं कर रहे हैं, जो मानकों के अनुसार कार्य नहीं कर
कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से अगर प्रधानों को डराया जाएगा, आम जनता को डराया जाएगा, तो क्या औचित्य रहेगा उस क्षेत्र का, उस गांव का। तो मैं पूरे प्रशासन से, पूरे क्या कहते हैं सरकार से भी ये कहना चाहूंगा, इन लोगों को जितनी पोकलैंड मशीनें चलाने की अनुमति है, हमारे मकानों के नीचे जो है 14-15 पोकलैंड मशीनें चलाई जा रही हैं, जबकि इनको 2 पोकलैंड मशीनें चलाने की अनुमति है। इसके बावजूद भी वहां पे इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये एक शर्मनाक है, एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अगर किसी आम आदमी एक टैक्सी गाड़ी लेता है, उसकी परिमिट में अगर 7 सवारियां लिखी रहती हैं, 8वीं सवारी वो बिठाता है। जो माधवानंद द्वारा पाठक द्वारा ग्राम पंचायत उड्डोला में खनन कार्य किया जा रहा है, कई सालों से किया जा रहा है, जो 3-4 सालों से चला आ रहा है। अब जो है हमारे मकान के नीचे जड़ में ही पहुंच गए हैं। उन लोगों ने माइन चालू कर दी है और उसमें जब हम माइन बंद कराने के लिए गए वहां पर, तो उन्होंने हमारे लिए एफआईआर कर दी। एफआईआर करने के बाद भी उन्होंने दादागिरी में फिर भी हमको दबाते रहे, धमकाते रहे कि हमको माइन चलाने दो, ये करने दो, वो करने दो करके कहते रहे। फिर भी माइन उन्होंने बंद नहीं करी। फिर जब हम यहाँ डीएम कार्यालय में आए तो उसके बाद उन्होंने बंद किया। देखिए, हम लोग खनन प्रभावित क्षेत्र के ग्राम प्रधान हैं। जो हमारे जिला फाउंडेशन या न्यास का पैसा जमा होता है जिला फाउंडेशन में, हम चाहते हैं कि इस पैसे से हमारे सभी जो खनन प्रभावित गांव उनका अधिक से अधिक विकास हो। जैसे क्या होता है, बरसात में तो सारे ग्राम पंचायतों में जितने भी हमारे क्षेत्र में जो नौले धारे होते हैं उनमें पानी लबालब भरा होता है, लेकिन जो हमारे खनन प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें पानी बरसात में लाद निकलता है। और वैसे हमारे जो घट घराट अपने खननचे रास्ते जो भी सारे प्रभावित हैं। तो हम चाह रहे थे कि जो भी हमारे इस खनन न्यास में पैसा आता है उससे सबसे पहले जो हमारे खनन प्रभावित क्षेत्र है उसको प्राथमिकता मिले और उसका जो उपयोग होता है उन क्षेत्रों में किया जाए, ताकि वहाँ की जनता भी उसका लाभ ले सके। बागेश्वर में जिला अस्पतालों और सीएचसी सेंटर्स और एएनएम सेंटर्स में कोविड काल से तैनात उपनल कर्मचारियों ने जिला कार्यालय के बाहर धरना दिया और धरना दे रहे उपनल कर्मचारी अपनी सेवा बहाली की मांग कर रहे हैं। कोविड काल के दौरान नियुक्ति किए गए उपनल कर्मचारियों को मात्र साल भर के कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर रखा गया और कोरोना के बाद इन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था। उपनल कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हम बागेश्वर के हॉस्पिटल में तैनात थे तब तक सारी व्यवस्था हमारे द्वारा संभाली जा रही है। उपनल कर्मचारियों की सेवा समाप्त होने के बाद हॉस्पिटल में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है स्वास्थ्य मंत्री ने हमको आश्वासन दिया था कि आप लोगों को 15 मार्च के बाद जो है समाजित करेंगे, लेकिन समाजित अभी तक हुआ नहीं। हमको आज धरने में बैठे हुए 3 दिन हो गए हैं लगभग, लेकिन अभी तक हम लोग आश्वासन के चक्कर में है और हम लोग ये सोच रहे कि सरकार हमारी बातें सुनेंगे। लेकिन हमारे हॉस्पिटलों की हालत ऐसी दुर्दशा है, बिल्कुल पर्ची काटने वाला कोई है ही नहीं। दूर दराज के आदमी जो आ रहे हैं रो रो के अपने सिर पकड़ करके, कोई पेट पकड़ करके जा रहे हैं अपने जगह में, वहां से खाली जा रहे हो, किनका जो है वो हो ही नहीं रहा वहां पर। और बहुत ही ऐसे है, बिल्कुल भगदड़ मची है हॉस्पिटलों में। हम लोग जब थे तब तक इतना अच्छा हम लोगों ने काम चलाया था, किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं थी। अभी जो प्रशासन से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों की मांग पूरी करे, हमको समाजित करे हर विभाग से और अपने बच्चे के समान सोचे। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता व छात्र संघ पदाधिकारियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इतना विवाद बढ़ा कि अब छात्र संघ पदाधिकारियों ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता धन सिंह कुटियाल से माफी मांगने की मांग की और माफी न मांगने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। पौड़ी छात्र संघ अध्यक्ष अंकित नौटियाल ने बताया कि वे वार्षिक अधिवेशन का निमंत्रण देने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के पास पहुंचते थे। इस दौरान अधिशासी अभियंता ने उन्हें बाद में आने के लिए कहा, जिसका छात्र संघ द्वारा विरोध किया गया। छात्र संघ ने आरोप लगाया कि अधिशासी अभियंता द्वारा अभद्र व्यवहार किया और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता धन सिंह कुटियाल का कहना है कि उसके द्वारा कोई गलती ही नहीं की गई तो फिर माफी मांगने का कोई सवाल नहीं उठता। फर्जी आईएएस अधिकारी किरण पटेल का मामला तूल पकड़ने पर उत्तराखंड पुलिस भी बगलें झांकने लगी है। बताया ये भी जा रहा है कि फर्जी अधिकारी किरण पटेल बीते साल उत्तराखंड में भी आया था और देहरादून हरिद्वार के साथ ही केदारनाथ धाम की यात्रा की थी। उसने इस यात्रा की तस्वीर सोशल मीडिया में भी शेयर की।
मामले में एडीजी वी मुरुगेशन का कहना है कि पुलिस अब जांच कर रही है कि आरोपी किरण पटेल को पुलिस की जेड सिक्योरिटी मिली थी या नहीं। हरिद्वार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हरिद्वार में लगातार बारिश हो रही है। गैणी खाता क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुज्जर बस्ती बारिश से पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, जिसके चलते स्कूल में पढ़ाई प्रभावित हुई है। स्कूल के स्टाफ ने बताया है कि स्कूल में बाउंड्री न होने की वजह से बारिश के बाद खेतों का पानी स्कूल के ग्राउंड में भर गया, जिसके चलते स्कूल आने वाले छात्रों को जहां एक तरफ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं जलमग्न होने की वजह से शैक्षिक कार्य भी प्रभावित हुए। गदरपुर क्षेत्र में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते किसानों की फसल भी उसको काफी नुकसान पहुंचा है। बारिश से गेहूं की फसल के खराब होने का अनुमान लगाया जा रहा है। किसान खराब फसलों के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह कलसी ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हम लोग मांग करते हैं कि किसान को उचित मुआवजा दिया जाए और बीमा के अंतर्गत आने वाली फसलों का सही आकलन किया जाए। उन्होंने बीमा कंपनियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीमा कंपनी अपने हिसाब से कार्य करती है, जो कि पूरा गलत होता है। पटवारियों को फसल के हुए नुकसान का आकलन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाए। रामनगर वन प्रभाग के कोटा रेंज के अंतर्गत ओखलडूंगा ग्राम सभा की राजस्व भूमि पर तारों से मादा गुलदार फंसे होने की सूचना वन विभाग को मिली है और ऐसे में जिसके बाद रामनगर वन प्रभाग में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को तारों से बाहर निकाला। वन विभाग ने इस समय जांच करना शुरू कर दिया है। वन विभाग के मुताबिक गुलदार का पैर किसी तार नुमे फंदे में फंस गया था और विभाग को आशंका है कि तार फंदे के रूप में किसी लकड़ी से बंधा होगा और जब गुलदार ने पैरों से फंसे फंदे को हटाने की कोशिश की होगी तो वो नहीं छूटा होगा, जिसके बाद गुलदार के जोर लगाने पर वो लकड़ी का खूंटा उखड़ गया होगा, जिसके बाद गुलदार उस तार से बंधे लकड़ी को भी घसीटता हुआ भागने लगा और एक झाड़ी में लकड़ी की वजह से फंस गया और उसका पैर भी चोटिल हो गया था। वन प्रभाग के डीएफओ कुंदन कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन करते हुए जांच शुरू कर दी गई। जांच के दौरान जांच टीम ने एक आरोपी को पकड़ा। बागेश्वर में बिजली विभाग 4 महीने से छोटे और बड़े बकायादारों से पिछला बकाया वसूलने में जुटा हुआ है। बड़े बकायेदारों में नगर पालिका, जिला अस्पताल, शिक्षा विभाग और अल्मोड़ा मैग्नीसाइट झिरौली शामिल है। मार्च महीने में बिजली विभाग ने 4.5 आपको बता दें कि 4.5 करोड़ रुपए वसूलने का लक्ष्य रखा है। बिजली विभाग अभी तक केवल 3.25 करोड़ रुपए ही वसूल पाया है। G20 की बैठक को देखते हुए शहरी विकास विभाग उत्तराखंड के अपर सचिव एवं निदेशक नवनीत पांडे ने रामनगर नगर पालिका का निरीक्षण किया और सफाई के क्षेत्र में पालिका द्वारा किए जा रहे कार्यों की जहां पर एक प्रशंसा की, तो साथ ही साथ इस मौके पर उन्होंने रामनगर से लेकर कार्यक्रम स्थल तक साफ सफाई और फॉरेस्ट एरिया में पड़े कूड़ा कचरे को भी साफ करने के निर्देश भी पालिका के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने बताया कि नगर पालिका को कुछ महीने आपको बता दें कि कुछ मशीनें दी जाएंगी जो कि नगर निगम की सफाई व्यवस्था में काफी ज्यादा कारगर साबित होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि G20 में भाग लेने वाले सदस्यों को रामनगर साफ सफाई और स्वच्छ दिखे, इसकी कोशिश भी लगातार की जा रही है। देश में कल से नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, इसलिए ये उत्तराखंड के लिए और भी खास हो जाता है। मंदिरों में आज से ही तैयारियां शुरू हो चुकी है। धर्माचार्यों के मुताबिक मंदिरों में आज से ही तैयारियां शुरू हो चुकी है। पूरे साल में कुल 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं, जिनमें से 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रे होते हैं। बता दें आपको कि नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा
विधि विधान के साथ की जाती है और नवरात्रि 30 मार्च को खत्म होगी। इस बार मां दुर्गा नाव पर सवार होकर आएंगी, जो कि बड़ा ही शुभ माना गया है। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।